लेकिन मोदी जी ने पूरे देश के एक एक नागरिक को दरवाजा खटखटा के सुनाया कि देखो मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी। माँ को अपशब्द कहे। और ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जब बिहार में विपक्षी पार्टियां आपके पास आए तो उनको इस बात का एहसास कराइए कि इस देश में किसी भी माँ का अपमान, या मेरी माँ जो कि देश भर में तमाम लोगों की माएँ बहनें हैं, उनका अपमान हुआ है। और अगर वो आते हैं, विपक्षी पार्टियां आती हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास कराइए। मैं भी ये अपील करूंगा मोदी जी के साथ मिलकर, हालांकि ये गलत अपील होगी, चलिए एक बार मैं मोदी जी की बात मान लेता हूँ। अच्छा। साथ में सिर्फ ये और कहते हैं कि वोट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा और जनता का डायरेक्ट मामला है। वोट आप उसी को देना जो ईमानदार है, शरीफ हो। आरएसएस और बीजेपी को वोट मत दे देना। मेरी माँ की बेइज्जती की है, उसके लिए हम सब मिलके उन्हें जेल भिजवाएंगे। वोट का कोई लेना देना नहीं है इससे, ये कह दे मोदी जी साथ में। लेकिन इनको नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री की मां को बोली गई या दी गई गालियां, हालांकि वो प्रधानमंत्री की मां को नहीं, प्रधानमंत्री को गाली दी गई थी। और उसके बाद लगातार ये मामला जो है वो जिस तरीके से तूल पकड़ता गया, और फिर प्रधानमंत्री ने खुद जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की, और उसे लेकर बिहार में भाजपा ने बिहार बंद का आह्वान किया। हालांकि आधे दिन का ये बिहार बंद था, जिसमें जो तस्वीरें थी वो कुछ अलग ही निकल कर सामने आई, जिसमें प्रसव पीड़ा से रो रही एक महिला को भी, उसके एम्बुलेंस को भी इन लोगों ने आगे जाने से रोका। और मज़े की बात यह है कि उन्हें रोकने के बाद ये कहते हैं कि जब उन्हें पता था कि आज बिहार बंद है तो आज ही इनको दर्द होना ज़रूरी था। तो इस तरीके से इस देश में पहले तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी माँ को नहीं, इस देश में और बिहार की तमाम माताओं बहनों को गाली दी गई, और फिर प्रसव पीड़ा में एक महिला को बिहार बंद के नाम पर उनके ही कार्यकर्ता रोकते हैं। तो इस तमाम मुद्दे को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट महमूद प्राचा जी मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि किस तरीके से हर एक मुद्दे को राजनीति में भुनाया जा सकता है। ये बीजेपी से शायद बाकी पार्टियों को सीखने की ज़रूरत है। तो सर, सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री की माँ देश में सबकी माँ कैसे हुई? हमारे देश का कल्चर है, हम किसी भी अपने जानने वाले की या किसी भी भाई बंधु की माँ को अपनी माँ कहते हैं। ये हमारे देश का कल्चर है, इसके अलावा कुछ नहीं। और प्रधानमंत्री तो क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, तो अगर उनकी माँ की इज्जत कम होगी, क्योंकि किसी भी माँ की इज्जत बराबर की नज़र से कोई भी भारतीय देखता है। हाँ, अगर बेटा ही इतना गंदा हो तो थोड़ी माँ की इज्जत कम होती है। हालांकि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है ना, बेटा चाहे कितना भी बुरा हो फिर भी माँ की इज्जत होती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो माँ की इज्जत बेटे की वजह से थोड़ी बहुत कम होती है, जो मोदी जी की वजह से। और उनकी माँ की देखिए क्या गलती हो सकती है, उन्हें थोड़ी पता होगा कि ये बड़ा होकर ऐसा बन जाएगा। फिर भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनकी माँ की एक ही गलती है कि उन्होंने बचपन में ठीक से डिसिप्लिन नहीं किया। मतलब इतना झूठा आदमी बचपन में क्या उनको बिल्कुल ही नज़र नहीं आया कि इतना बड़ा झूठा है? ये थोड़ा उनकी माँ के बारे में लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बाकी तो मेरे ख्याल से कोई क्रिटिसिज्म माँ का लेना देना क्या है? बेईमानी तो सारी ये कर रहे हैं, चोरी तो सारी ये कर रहे हैं, सरेंडर तो सारे ये कर रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ तो ये कर रहे हैं। माँ ने थोड़ी कुछ गड़बड़ की है। तो मुझे नहीं समझ में आता इसमें क्यों इशू बनाया जा रहा है। जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है, आरएसएस के पास देखिए बहुत बड़ी टीम है मुसलमानों की। जो राष्ट्रीय हिंदू मंच है ना इनका, जो जिसके इंद्रेश कुमार जी हेड बनाए गए, पूरा एक डिपार्टमेंट ही बनाया गया। वो मुस्लिम्स तो हैं, लेकिन वो मनुवादी मुस्लिम्स हैं। जैसे आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता है ना दूसरे, पूरे देश में बजरंग दल के मिथिल एपुन, आराम भाई तेंगुल, हिंदू सेना, ये सब जो हैं इनको ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवाद फैलाने की। तो वैसे ही मुसलमानों को भी पकड़ के ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, आतंकवाद फैलाने की, उल्टे सीधे काम करने की। बहुत सारे तो ऐसे भी ट्रेंड मुसलमान हैं इनके पास जो रोज़ टीवी पे आके बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे आरएसएस और बीजेपी को फ़ायदा हो। है कि नहीं? हम रोज़ नहीं देखते टीवी पे, पता नहीं असली दाढ़ी होती है उनकी, नकली दाढ़ी होती है, लगा के पहुँच जाते हैं रोज़। कोई जूते से पिट रहे हैं, मतलब एक नहीं कई जूतों से पिट चुके, अगले दिन फिर पहुँच जाएंगे वही। क्यों? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की छवि आरएसएस ये बनाना चाहती है, और उसके टूल्स जो है ना वो ये हैं। तो उसी प्रकार से एक मुस्लिम को, मेरा जो शक नहीं, काफ़ी हद तक मजबूत शक है, ये किसी को भेज दिया होगा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले से कि तुम्हें जाके ये करना है। उसके बाद सारी तैयारी तो पहले से ही कर रखी होगी कि अब क्योंकि वोट चोर तो
लोगों के, ये कोई राहुल जी का फैलाया हुआ बात नहीं है, वोट चोर राहुल जी नहीं कह रहे हैं, ना तेजस्वी यादव साहब कह रहे हैं, ये जनता कह रही थी। उन्होंने तो बड़ी देर लगा के, और हम लोग तो नाराज क्यों हैं ऑपोजिशन के लीडर से? ये काम उन्हें 1-1.5 साल पहले करना चाहिए था ना। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते बल्कि जेल में होते। हम लोग तो नाराज है बल्कि उल्टा इनसे, राहुल जी से, तेजस्वी यादव जी से और बाकी सारे विपक्ष के नेताओं से, कि आप जो जग जाहिर है, जो देश का 99% नागरिक बोल रहा है, वोट चोर तो कोई राहुल जी थोड़ी ये टर्म कॉइन की उन्होंने, या तेजस्वी यादव साहब ने, तो जनता बोल रही है। अब जाके उन्होंने शर्मा शर्मू में बोलना शुरू किया है, तो जनता ने उन्हें सर पे उठा लिया। उठाया कि नहीं उठाया, कोई मेहनत करनी पड़ी। और आज बिहार बंद देख लो आप। लेकिन बिहार बंद किसके खिलाफ हुआ है? बिहार बंद खुद आपकी सरकार है, आपने केस करवाया, आपने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इन पर भी एफआईआर करवा दी, और उसके बाद आप बिहार बंद भी कह रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि माँ को नहीं, माँ की गाली दी थी, और उसके बाद उस पर इतनी राजनीति कि बिहार बंद करवा दिया, लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं इस जाल में फंसने के चक्कर में ही नहीं पड़ता। ये आरएसएस का किया हुआ एक स्वांग रचा हुआ है। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो अपनी माँ का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मतलब मोदी जी को कुछ तो लिहाज होना चाहिए, कुछ इतना सा तो लिहाज होना चाहिए। उस महिला ने इनको जन्म दिया है, उसका राजनीतिकरण स्टेज से जाके बोल रहे हैं। भाई उस व्यक्ति को उठा के, मैं ये कह रहा हूँ राहुल जी को भी उठा के और तेजस्वी जी को उठा के जेल में बंद कर दें, ठीक है, कड़ी से कड़ी सजा दे दें, केस चलाएं और सजा दे दें। उसको जाके अपनी माँ के अपमान को, जो हमारा इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने खुद ही करवाया, कितना गंदा और घिनौना काम है ये, और उसका जाके फिर प्रयोग कर रहे हैं। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने खुद करवाया? मैं यही इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। तो पहले दिन, सबसे पहले मैंने ये बोला था कि चेक कर लो आप, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड होगा। हो ही नहीं सकता ना। कोई मुसलमान, हमारे यहाँ तो माँ को, किसी की भी माँ हो उसको, लेकिन सर ये तो बहुत बड़ा आरोप है ना कि प्रधानमंत्री पर या बीजेपी पर कि उन्होंने खुद ये करवाया। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये जिस दिन ये हुआ था उसके बाद तो ये आपके कांग्रेसी नेताओं की हिम्मत हुई है बोलने की। मैंने तो सबसे पहले बोला था, और ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। खुद ही तो कराते हैं ये सब काम। ज्यादातर जितने गंदे घिनौने काम होते हैं ये खुद ही कराते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर केस चला था, पता है आपको क्या केस है वो? अभी एनआईए ने, सरकारी वकीलों ने मिलके, भले ही वो केस हल्का करा के उनको बरी करा दिया हो, और महाराष्ट्र सरकार अपील भी नहीं करने को तैयार हो रही है अभी तक, लेकिन जो हेमंत करकरे साहब हैं, जो इस देश के सबसे बहादुर और सबसे ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स में से एक थे, और उनकी बहादुरी का सबूत, देशभक्ति का सबूत, ईमानदारी का सबूत तो 26/11 के दिन ही साबित हो गया ना। वो व्यक्ति जबान से नहीं बोल रहा था, वो जाके सामने आतंकवादियों से लड़ा और शहादत दी। उस व्यक्ति ने क्या कहा था? इस केस में भी, साध्वी प्रज्ञा सिंह जिस केस में बंद हुई थी ना, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, उस केस में भी पहले मुसलमानों को बंद किया हुआ था। किया हुआ था ना, किया था इन लोगों ने, जो कि बाद में चार्जशीट आई, ये आई ना इन्वेस्टिगेशन। तो ये काम ही खुद करते हैं ना, यही हमारा इल्ज़ाम है। अब ये जो कांग्रेसी है ना, और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, वहाँ भी आरएसएस और बीजेपी के इतने एजेंट्स हैं कि वो कांग्रेस की, अपोजिशन पार्टीज की लड़ाई मजबूती से लड़ते ही नहीं है, सरेंडर मार देते हैं। जैसे मोदी जी ने मारा था सरेंडर ट्रम्प साहब के सामने। तो इसीलिए चीज़ों की सच्चाई बाहर नहीं आ सकती, आती नहीं। अगर मजबूती से मुकाबला किया जाए तो हर चीज़ में, एक नहीं, हर चीज़ में अच्छा, सरदार पटेल साहब से ज़्यादा समझ तो नहीं रखते ना आरएसएस वाले के, रखते हैं, ये भी बता दें। उन्होंने ही आरएसएस पे बैन लगाया था क्या नहीं लगाया था? क्यों लगाया था? क्योंकि तुमने ये काम किया, इसीलिए लगाया था ना। आज वो कहते हैं कि आरएसएस का कोई रिश्ता ही नहीं था गांधी जी की हत्या से। तो सरदार पटेल साहब को इनसे कम अकल है। और फिर सरदार पटेल साहब जैसे व्यक्ति को जो धोखा दे सकते हैं, उसके बाद ये लिख के दिया कि हम राजनीति नहीं करेंगे। और आज कौन सी राजनीति ऐसी है? भारतीय जनता पार्टी में एक सेक्रेटरी होता है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, वो तो इनका डायरेक्ट नॉमिनी होता है। तो इतने बड़े ईमानदार और शरीफ लोग हैं जो सरदार पटेल साहब को भी धोखा दे सकते हैं। ये जिस दिन न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी, ये इन्हीं का हाथ निकलेगा। और अगर माँ की इज्जत किसी की नज़र में होगी, तो अगर किसी की माँ को किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह भी दिया, हालांकि इस केस में तो मोदी जी को गाली दी गई है एक्चुअली, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो उसको आदमी छुपाएगा, या जो एक छोटी सी बात थी उसको पूरा ढिंडोरा लेके सारी दुनिया में, तो खुद मोदी जी ने बताया और इनके सारे कांग्रेस जो ये बीजेपी के वर्कर्स हैं
जो मेरे ख्याल से इस देश में 1000-2000 लोगों से ज्यादा सुना नहीं होगा। लेकिन वो गाली मोदी जी ने पूरे देश के एक एक नागरिक को दरवाजा खटखटा के सुनाया कि देखो मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को गाली मेरी माँ को अपशब्द कहे। और ये उसका भी कह रहे राजनीतिक हैं, लाभ, ये भी कह रहे हैं कि जब बिहार में विपक्षी पार्टियां आपके पास आए तो उनको इस बात का एहसास कराइए कि इस देश में किसी भी माँ का अपमान, या मेरी माँ जो कि देश भर में तमाम लोगों की माएँ हैं, बहनें हैं, उनका अपमान हुआ है। और अगर वो आते हैं, विपक्षी पार्टियां आती हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास कराइए कि उनसे गलती। मैं भी ये अपील करूंगा मोदी जी के साथ मिलकर, हालांकि ये गलत अपील होगी, चलिए एक बार मैं मोदी जी की बात मान लेता हूँ। अच्छा। साथ में सिर्फ ये और कहते हैं कि वोट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा और जनता का डायरेक्ट मामला है। वोट आप उसी को देना जो ईमानदार है, शरीफ हो। आरएसएस और बीजेपी को वोट मत दे देना। मेरी माँ की बेइज्जती की है, उसके लिए हम सब मिलके उन्हें जेल भिजवाएंगे। वोट का कोई लेना देना नहीं है इससे, ये कह दें मोदी जी साथ में। लेकिन इनको कोई अपने देश की इज्जत के परवाह नहीं है इन्हें। और ये जाके मतलब किस तरीके से लोगों के गले में चिपटते हैं। इनको देश की इज्जत नहीं है, प्रधानमंत्री के पद, भारत माता की इज्जत नहीं कर रहे। तो प्रधानमंत्री के पद को, जिसको ये भारत माता बोलते हैं ना, ये भी तो बोलते हैं ना दिखाने के लिए। हम सब लोग तो दिल से भारत की इज्जत करते हैं, उसके लिए जान भी दे सकते हैं। मुंह दिखाने के लिए तो आरएसएस वाले भी बोलते हैं। तो ये उस चेयर पे बैठ के उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी साहब बोल रहे हैं ना, 4000 किलोमीटर से ज्यादा जगह चाइना ने हमारी जबरदस्ती छीन ली है। और जाके जिन जिनपिंग के चरणों में मतलब ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं जिसने हमारे 20 जवानों को मारा, बहादुर जवानों को मारा जिन लोगों ने, उसके साथ जाके गले में बाहें डाल रहे हैं। लेकिन वो विदेशी कूटनीति है ना सर, ये इनकी राजनीति। मैं यही तो कह रहा हूँ। इसीलिए भारत माता भी इनके लिए एक चुनावी नाटक है, और अपनी माता भी। इसीलिए तो हम लोगों, बाबा साहब ने क्यों मना किया था इनके बारे में? बाबा साहब ने एक ही पार्टी के बारे में बोला ना, एक ही संगठन के बारे में, इससे कोई संबंध नहीं रखना। इसलिए मैं मोदी जी की, इस देश के 99.9% जो लोग होंगे ना, मोदी जी की माता जी की इज्जत मोदी जी से भी ज्यादा करेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। 99.9% लोग इस देश के, जो उनकी तरह ही आरएसएस और बीजेपी के घुटे हुए लोग हैं ना, जिन्हें हर चीज को बेचना है, हर चीज को बेचना है अपने राजनीतिक और पैसे के लाभ के लिए। बाकी 99.9% मोदी जी जितनी इज्जत नहीं करते होंगे अपनी माँ की, उससे ज्यादा इज्जत करेंगे मोदी जी की माँ की। ये गारंटेड बात। लेकिन ये भी तो सच है ना सर कि प्रधानमंत्री जब जब भावुक हुए हैं तब तब जनता बह गई है उनके आंसुओं में। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये वही झूठ है जिसको इन्होंने पूरी मेहनत करके बुना है। प्रधानमंत्री जी को कौन नहीं जानता और कब से नहीं जानता, सब जानते हैं। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। जीतते ये चुनाव कैसे जीतते हैं हम बता के थक गए लोगों को। ये सिर्फ ड्रामा होता है कि हमें इस वजह से वोट मिल गए, हमने हिंदू मुसलमान कर दिया, इस वजह से वोट मिल गए, हमने ये जो माँ की गाली का जो एक वो है आडंबर रच दिया। लोग यही समझते हैं कि ये इन्होंने झूठा किया, मोदी जी ने बहुत बुरा काम किया। लेकिन शायद कुछ लोगों ने आके इस तरह से कोई नहीं दे रहा वोट नहीं दे रहा कोई भी। वोट मिलते हैं इनको चुनाव में वोट चुराने की मशीनों से। ये चुनाव में धांधलियां करके जो ये नकली वोट डालते हैं, जो लोगों को पैसे देते हैं, हज़ारों रुपए देते हैं कि निशान लगवा लो, वोट देने मत जाना। उस तरह के 10-12 तरीके हैं इनके। वो मैं सारे नहीं खोलूंगा आज, क्योंकि इनको भी पता लग जाएंगे कि मुझे सब पता है इनकी हरकतें। मगर वोट मिलते हैं उस तरह से, जीतते इलेक्शन उस तरह से। अच्छा, जनता क्यों बोल रही है? ये छोटे छोटे बच्चे, मोदी जी जिनके गाल पे हाथ फेर रहे थे, इतने अच्छे बताओ, इतना अच्छा मेकअप कराते हैं वो, इतने अच्छे बन के जाते हैं। वो तो डॉक्टरेट वीडियो है, फेक वीडियो है। फेक वीडियो भी होगी। अच्छा, अगर मैं ये वो फेक डॉक्टरेट वीडियो है, मैं तो मोदी जी की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी कितना अच्छा मेकअप कराते हैं। कितने घंटे लगते हैं उनका मेकअप करने, पता है आपको? टीवी पे कितने सुंदर लगते हैं कि नहीं लगते हैं? कितनी रटी रटाई चीजें बोलते हैं जमा के। फिर भी वो बच्चे नहीं जो मुंह पे बोल रहे थे, आप गली में जाके देखो, पूछिए किसी बच्चे से। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे वोट चोर क्यों कह रहे हैं? और ये राहुल जी की यात्रा से बहुत पहले से कह रहे हैं। अब आप ये बताओ, इसका जवाब दे दें मोदी जी जिस दिन दे देंगे, तो ये जनता इन्हें चोर क्यों कह रही है? अच्छा, इस बार कुछ उल्टा पड़ गया है। बोलेंगे कि मुझे मेरी माँ को गाली दी इसलिए हमें इतनी सीटें, कोई सीटें नहीं आ रही। सीटें आएंगी, वही सबसे बड़ा धांधली है, पेपर बैलेट से चुनाव ना होना। पेपर बैलेट से चुनाव करा लो आप, ये कुछ भी करते रहे। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे बिहार जी यात्रा सफल हुई है ना, वोट चोर यात्रा, और ना वोट चोर यात्रा। अच्छा, वोट चोर यात्रा। वो तो अब उसका जो भी नाम दे लो, वो तो पब्लिक की यात्रा है, वोट चोर यात्रा।
वोट चोर पकड़ो यात्रा थी वो। तो वही यात्रा, और किसी के अंदर कोई दम नहीं है, जनता के अंदर दम है, जनता ही सब कुछ झेल रही है। आरएसएस और बीजेपी को रोक भी जनता ही रही है, और किसी में कोई दम बचा नहीं है। ये मुट्ठी भर टॉप लीडर्स हैं कांग्रेस के अंदर, तो ज्यादातर लोग, राहुल जी बता रहे हैं 50% से ज्यादा आरएसएस के प्लांटेड हैं। तो ये जनता और जो टॉप लीडरशिप है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की, वो लड़ रहे हैं आरएसएस और बीजेपी से। तो अब जब जनता ही चोर बोल रही है तो जीतेंगे कैसे? उसी चोरी के माध्यम से। अभी आज मैं कह रहा हूं, पहले बैलेट पेपर से चुनाव करा दो आप। अगर आंदोलन होगा तो वो हो जाएगा, वो मैं गारंटी दे रहा हूं। आंदोलन पेपर बैलेट के लिए करने नहीं दिया सारे स्लीपर सेल्स ने मिलकर, करने नहीं दिया। अगर पेपर बैलेट का आंदोलन हो जाएगा तो फिर राहुल जी को, ना तेजस्वी जी को, ना किसी नेता को जाने की भी जरूरत नहीं है। नॉमिनेशन पर भर के आ जाना, घर में सो जाना, जनता अपने आप जिता देगी। बीजेपी की 22 सीटें आएंगी, सिर्फ मैक्सिमम 22 सीटें बिहार में, ये गारंटी है। इतने मुद्दों को लेकर उतरने के बाद मोदी जी को कौन पूछ रहा है? मोदी जी जहां मुंह खोलेंगे, अब वो स्थिति हो गई है, अपना नुकसान करेंगे। ऐसा ही कुछ इस मामले में हुआ है कि मोदी जी ने तो एक वीडियो बना दी और कह दिया कि मेरी माँ का अपमान हुआ है, उन्हें अपशब्द कहेगा, लेकिन लोग उल्टा उनकी पुरानी वीडियो निकाल के ला रहे हैं जिसमें वो शूर्पणखा कह रहे हैं संसद में। देखिए, वो तो उनकी बचपन की ट्रेनिंग है, आरएसएस और बीजेपी में यही ट्रेनिंग होती है, और कुछ नहीं होती है। और उसके बाद फिर झूठ बोलना, जो भी मैं क्या बोलता हूँ, आरएसएस और बीजेपी में जो भी जितना बड़ा वर्कर होगा उसकी सच बोलने की क्षमता उतनी कम होगी। ये आप किसी नेता को देख लो, हर नेता को जो भी वर्कर है उनका बड़ा, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, बोलेगा अहिंसा करेगा हिंसा, जो भी वो बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा, इसकी संभावना 99% होती है। ये बुनियादी टेस्ट है। पेपर बैलेट से चुनाव कराओ आप, मोदी जी को बोलो आप फ्री हो, इनकी सारी धांधलियां कम पड़ जाएंगी। जितनी भी ये वोट चुराते हैं, पैसे देते हैं, ये कम्युनलाइज करते हैं सिचुएशन को, वोटर लिस्ट में धांधली करते हैं, कुछ कर लें, सिर्फ मत पत्र से चुनाव आप करा दो। किसी को कोई कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो लोग मानते हैं, राहुल जी की बात जैसे मानते हैं ना, जो राहुल जी बोलते हैं मैं उससे पहले बोल चुका होता हूँ। आप उठा के देख लो सारी चीज़। राहुल जी को मुझसे ज़्यादा पता होती हैं वो बातें, ये भी बता दूंगा, क्योंकि उनके पास मेरे से ज़्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। मगर जो उनके स्लीपर सेल्स है ना, उनको बोलने नहीं देते। मेरा ये है कि मेरे पास रिसोर्सेज कम है, इंफॉर्मेशन के नेटवर्क कम है, लेकिन बात तो क्योंकि जनता बताती है ना, मुझे पता लगती है तो मैं तुरंत बोल देता हूँ। राहुल जी को मुझसे पहले पता होंगी वो बातें, तेजस्वी जी को मुझसे पहले पता होंगी, लेकिन वो बोल नहीं पाते क्योंकि उनके चारों तरफ जो स्लीपर सेल्स है वो उन्हें रोकते हैं। इतना सा फर्क है। जिस दिन वो अपने मन की बात बोलने लगे और करने लगे, दो चीजें हैं, बोलने भी लगे तुरंत और करने भी लगे तुरंत, कोई आरएसएस और बीजेपी सामने टिकेगी नहीं, क्योंकि जनता संभाल लेगी अपने आप से। ये बुनियादी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस मुद्दे पर हमसे विस्तृत तौर पर बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद।